नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग कथन और निष्कर्ष हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे, पूरी व्याख्या के साथ लगा चुके थे। उम्मीद है आप लोगों ने भी उसी प्रकार से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की होगी और पुराने पेपर उठाइए और इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। और अगर अभी तक आपके दिमाग में ये धारणा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो सकते, तो अब इस चीज़ को भूल जाइएगा, ठीक है, और चीज़ों में लग जाइए, चीज़ों को सही करने में लग जाइए। जो कमज़ोर पक्ष हैं उन पर ज़्यादा मेहनत करिए, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सम्मुख कि पिछली ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया, जहां उसने पदयात्रा, तैराकी और नौका चालन में भाग लिया। इस ग्रीष्मकाल में उसने एक संगीत शिविर में जाने का मन बनाया है, जहां वह गाने, नाचने और गिटार वादन सीखने की चाह रखता है। ये एक छोटा सा आपको वाक्य दिया हुआ है और कह रहा है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर नीचे दिए गए 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। इनमें से कौन सा एक उपरोक्त सूचना के तर्कसंगत रूप से अनुमानित होता है? क्या करना है, हम फिर से इसे पढ़ते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत ही भारी भरकम लग रहा है, लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं कि पिछली ग्रीष्मकाल की छुट्टियों में एक जनरल मतलब बात की तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरीके से नहीं पढ़ेंगे। कि पिछली ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया, ठीक है ना। पिछली जो गर्मियों की छुट्टियां थी तो वो उसके एक शिविर में गया, एक कैंप में गया, जहां उसने क्या किया, पदयात्रा यानी कि पैदल चलना, तैराकी, नौका चालन यानी कि बोटिंग, इन सब में भाग लिया था। कह रहा अब इस ग्रीष्म काल में यानी कि अब की बार जो गर्मियों की छुट्टी आई है, उसने क्या किया, एक संगीत शिविर में जाने का मन बनाया है। भाई उसे लगा होगा कि यार अब की बार हमें थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो संगीत शिविर में जाने का मन बनाया है, जहां उसने क्या किया, गाने, नाचने और गिटार वादन सीखना चाहता है। वो गाना भी सीखना चाहता है, नाचना भी सीखना चाहता है और गिटार बजाना भी सीखना चाहता है। पिछली बार वो जहां गया था वहां उसने उन सब चीजों, पदयात्रा, नौका चालन, इन सब में काम किया था। अब की बार जहां वो जाएगा वो क्या करेगा, वहां पे नाचना, गाना और गिटार बजाना सीखेगा। ये जिस्ट है जो भी आपको दिया गया। अब इसे आप पढ़ो, नीचे चारों ऑप्शन। अंकित के माता पिता चाहते हैं कि वह गिटार बजाए। भैया ये कहां लिखा हुआ है कि अंकित के माता पिता चाहते हैं? माता पिता हो सकता ना चाहते हो गिटार बजाए, अंकित ही चाहता हो, तो ये तो स्पष्ट ही नहीं है। कह रहा अंकित बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज्यादा पसंद करता है। ये तो कोई बात नहीं है भैया, पिछली गर्मी छुट्टी में तो उसने पदयात्रा, तैराकी और नौका चालन की थी। इस बार वो कह रहा हम संगीत में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो कोई बात नहीं है कि गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज्यादा पसंद करता है, ये तो कहीं से स्पष्ट नहीं हो रहा। कह रहा अंकित हर ग्रीष्म काल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है। ये जरूर हमारा स्पष्ट हो रहा है। तो पिछली बार वो गया था, अब की बार भी जाने की बात कर रहा, जाहिर सी बात है वो अगली बार भी जाएगा। हो सकता है पिछली बार भी गया हो। तो ये बात हमारी निकल के सामने आ रही है, यानी ये हमारा स्पष्ट आंसर हो जाएगा कि अंकित हर ग्रीष्म काल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है। अंकित गाना और नाचना पसंद करता है, ये कोई बात नहीं है, उसे मतलब इस प्रकार की एक्टिविटीज पसंद है। पिछली बार उसने नौका यात्रा वगैरह करी थी, अब की बार वो नाचने गाने का कर रहा है। हो सकता अगली बार अगर वो जाए तो कहीं पे चित्रकारी वगैरह सीखने के लिए जाए, ये सब उसे पसंद है, ठीक है। तो ये तो कोई स्पष्ट नहीं है नाचना गाना वो पसंद करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने वाले दान में कमी आ गई, ठीक है। कि एक विद्यालय था, वो क्या करता था, मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था। उसका उद्देश्य क्या था मुफ्त नाश्ता देने का, कि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो सके। तो विद्यालय मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था, क्यों करता था, क्योंकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो सके, ऐसा उसका मानना था। जनवरी से इस सुविधा को क्या कर दिया गया, सुविधा को बंद कर दिया गया, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने वाले दान में कमी आ गई। विद्यालय सुविधा उपलब्ध करवाता था, जो चैरिटेबल सोसाइटी थी, जहां पे पूरा डोनेशन आता था, जहां पे पूरा दान आता था,
वो विद्यालय को पैसा उपलब्ध करवाती हो गई, फिर विद्यालय जो है वो नाश्ता उपलब्ध करवाता होगा बच्चों को, और उनका उद्देश्य ये था कि भैया कम से कम एक बार तो पोषक भोजन बच्चों के पास तक पहुंचना चाहिए। ये उनका जन कल्याण का एक मंतव्य रहा होगा। लेकिन क्या हुआ बाद में कि जो चैरिटेबल सोसाइटी जो पैसा दिलवाती थी, उस चैरिटेबल सोसाइटी के दान में कमी आने लगी, उसका कोष घटने लगा। तो फिर जब इतना घटने लगा तो फिर क्या हुआ भैया कि जनवरी से ये भोजन का जो वितरण है ये बंद कर दिया गया, क्योंकि पैसे ही नहीं रह गया। ये कहानी आपके सामने आई। अब इससे चारों ऑप्शन में निष्कर्ष क्या निकलता है ये आपको बताना है कि छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता है, ये तो कोई बात नहीं है, दान बढ़ जाएगा तो फिर मिलने लगेगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं मिल सकता है, ये कोई नियम थोड़ी बन गया। वो तो पैसा नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है, अगर पैसा आ जाएगा तो फिर से मिलने लगेगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी को दिए गए दान में और कमी आ सकती है, ये भी कोई निश्चित नहीं है। अगर आप वो लोगों को, चैरिटेबल सोसाइटी लोगों को अच्छी तरीके से अवेयर करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे कि अरे भैया आप जो हमें पैसा देते थे उससे हम ये जन कल्याण करते थे, बच्चों को कुपोषण से बचाते थे, ये सारी बातें अगर सोसाइटी के लोग, उनका जो थिंक टैंक जो है अगर लोगों के बीच में जाकर ये बात करेगा तो हो सकता है दान फिर से बढ़ जाए। ये कोई स्थायी थोड़ी है कि दान अब बढ़ ही नहीं सकता कभी, या फिर कमी आ सकती है। इस प्रकार की किसी परिस्थिति को तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया। हो सकता है ये परिस्थितियां बन रही हों, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर वर्णन तो नहीं है इस प्रकार का, तो ये भी हमें सही नहीं लग रहा। कह रहा चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? जब दान ही नहीं आ रहा है तो फिर हम इसे तर्क के रूप में कैसे मान लें? ये तो एक बिल्कुल अलग ही बात हो गई, अलग बात हो गई। ये तो किया जा सकता है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये तो ज्ञान की बात हो गई कि हमें पता लग गया उसके पैसे का इस्तेमाल हम समाज कल्याण में कर सकते हैं, लेकिन भैया पैसा ही नहीं है तो करेंगे कैसे? तो ये जो ऊपर कहानी जो इतनी बताई गई है, तो इससे ये निष्कर्ष तो नहीं निकला, ठीक है। कह रहा परिवारों के पास या तो अपने बच्चों को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है, या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पोषक भोजन क्या है। बात आई समझ में? ये सही हो सकता है कि जो परिवार दान करते थे, या तो अब वो बेचारे खुद ही गरीब हो गए हैं, ठीक है ना। जब वो खुद ही गरीब हो गए तो फिर वो बेचारे दान क्या करेंगे? एक कंडीशन ये भी बन सकती है, या फिर वो दान कर तो रहे थे लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम कितने महत्वपूर्ण काम के लिए दान कर रहे हैं, हमारा पैसा कितने पुण्य कार्य में, कितने अच्छे कार्य में लग रहा है। उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं था, और जब उन्हें ज्ञान नहीं था तो उन्होंने कहा दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम देते थे अब हम नहीं देंगे। हो सकता है वो उदासीन हो गए हों, न्यूट्रल हो गए हों उस चीज़ की तरफ से, उन्हें उस चीज़ का ज्ञान ही ना हो। वो पोषक भोजन क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बात से वो क्या है, अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पोषक भोजन है क्या, पोषक भोजन से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये वाला तर्क हमारा सही निकल सकता है कि भैया एक कारण ये हो सकता है कि जब दान में कमी आई तो लोगों ने बैठकर उस पर निष्कर्ष निकालने शुरू किए होंगे कि क्या कारण हो सकता है कि दान में कमी आई, और अगर ये 4 पॉइंट निकल कर आएंगे तो उनमें से डी वाला ऑप्शन जो है सबसे सटीक माना जाएगा कि ये कारण जरूर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वह मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। बहुत सही लिख रहा है, अभी तक बिल्कुल सब बहुत अच्छा लिख रहा है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। तो मतलब शिक्षा तो हर तरीके से है, ठीक है ना। वो श्लोक पढ़ते हैं ना हम लोग, पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम, ठीक है ना। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर कभी काम नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है जीवन में, कि पुस्तक में अगर लिखी रहेगी और अगर आप उसे नहीं पढ़ोगे तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर वो आपको बहुत लाभान्वित कर सकती है, आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है, आपके लिए धनोपार्जन बहुत अच्छा कर सकती है, आपके जीवन में सुख सुविधाएं दे सकती है। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर लिखी हैं। एक आध बार आप इसे फिर से पढ़ सकते हो। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है? शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है, ये हमें बताना है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है, ये तो लाभ है भाई। समाज में सशक्त बनने में सक्षम बनाती है शिक्षा, व्यक्ति को सामाजिक हैसियत दिलाती है, प्रतिष्ठा दिलाती है, तो शिक्षा का तो ये काम है ही है भाई।
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, शिक्षा जो है वो समानता की भावना लाती है। आप देखेंगे ग्रामीण अंचल में पुराने समय में जाति और धर्म को लेकर कितने सारे विद्वेषपूर्ण बातें होती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है, उन्हें पता है कि सब ईश्वर की संतानें हैं, सभी एक हैं, सभी का खून लाल है, सभी की त्वचा में दर्द होता है, ठीक है ना, सभी के बाल काले हैं भाई। तो फिर क्या करोगे उसमें यह है कि शिक्षा जो है उनके अंदर समानता का भाव ला रही है धीरे धीरे। जब तक ये अशिक्षा के रूप में थी तब तक उन्होंने कहा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये ऐसे कलुषित विचार लोगों के मन में थे। तो ये भी तो भैया एक फायदा है कि ये समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है धीरे धीरे, ठीक है। यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से, बिल्कुल सही है। बौद्धिक या तार्किक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल सशक्त बनाएगा। अगर छोटा मोटा अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और अगर आप शिक्षित हैं तो आपके पास उसका हल भी होगा, मानसिक रूप से आप मजबूत हैं, ठीक है ना। सामाजिक की बात क्या हो रही, आप समाज के अंदर निकल रहे हैं, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान और प्रतिष्ठा की वजह से हो सकता है आप धनाढ्य भी हों, तो फिर सामाजिक रूप से भी आपको सशक्त बनाया जा रहा। बौद्धिक या तार्किक रूप से भी अगर किसी विषय पर अगर बात हो रही है तो वहां पर आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रख सकते हैं, अगर आपने उसका विस्तृत और मतलब बहुत अच्छा अध्ययन अगर आपने किया हुआ है, ठीक है। शिक्षा के लाभ है, लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, तो ये तो अधिकार है, ये लाभ थोड़ा ही है, ठीक है ना। किसी चीज का अधिकार होना ये लाभ थोड़ी होता है। शिक्षा का अधिकार है, इससे क्या लाभ है व्यक्ति को? शिक्षा का अधिकार शिक्षा का लाभ तो नहीं है, बात आई ना समझ में। शिक्षा का अधिकार देना शिक्षा का लाभ नहीं है। शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करके शिक्षित होना, उसके बाद हम शिक्षा के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा का अधिकार ये हमारे लिए शिक्षा का लाभ का परिणाम तो नहीं है, कम से कम। तो क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। एक कंपनी ने क्या कहा, सोचा कि अगले वर्ष जो है हम क्या करेंगे, अपनी बिक्री को 20% ज्यादा बढ़ा देंगे, ये सोचा। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ साथ मार्जिन और अधिक होने की संभावना या उम्मीद है। आप समझो, एक तो कंपनी ये सोच रही कि हम क्या करेंगे, 20% अधिक बढ़ा देंगे बिक्री को। किसे? बिक्री को 20% अधिक बढ़ा देंगे। जो बिक्री हो रही है उसमें हम 20% का इजाफा कर देंगे। साथ में उम्मीद क्या क्या है कि लागत में कमी आ जाएगी, यहां भी फायदे में रहा। मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद हो जाएगी भाई, ठीक है ना। एक तो बिक्री बढ़ रही है 20% ज्यादा, अगर 100 सामान बिकते होंगे तो 120 बिकने लगेंगे, और लागत में कमी आ जाएगी, यानी कि जितने की चीज में पहले खर्चा आ रहा था बनाने में, अब उससे कम ही खर्चा आएगा। यानी कि एक तो बिक्री हमारी बढ़ रही तो पैसा वहां से हमारा बढ़ रहा है, दूसरा यहां जो हम पहले खर्च कर रहे थे ओरिजिनल खर्चा जो हमारा था वो भी हमारा कम हो रहा है, यानी कि यहां से भी बचत हो रही। भैया 10 उंगलियां घी के अंदर है, हर तरफ से फायदे में है। और देखिए मार्जिन और अधिक हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? तो इसे अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे भैया माला माल होने वाला है ये दुकानदार इस साल। कैसे? कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। ये कोई बात थोड़ी है, अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी वस्तु सूची, अनुपातिक रूप से ही बढ़ेगी भाई। उसने बताया तो है कि 20% बिक्री हम अधिक बढ़ाएंगे, वहां पे चीज हमारी कम बढ़ रही है, तो वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से कैसे बढ़ेगी? जो हमारे पास डिमांड आएगी उसी रेशियो में तो चीजें हम मैन्युफैक्चर करके आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। क्यों होगी भाई? लाभप्रदता प्रभावित क्यों होगी? जब बिक्री में वृद्धि हो रही है, लागत में भी कमी आ रही है, तो हर तरीके से तो लाभ है, लाभप्रदता प्रभावित कहां हो रही इससे, ठीक है ना। अब देखो, कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। ये बिल्कुल सही हो गया आपका आंसर, क्योंकि बिक्री हम बढ़ा ही रहे हैं, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, लागत में कमी आ रही, तो जाहिर सी बात है कि मार्जिन में भी क्या होगा, और अधिक होने की संभावना वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो बिक्री का और स्तर थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा।
उसमें क्या हो जाएगा कि उच्च बिक्री हो जाएगी और लाभ भी आपका क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी परंतु कुल बिक्री राजस्व में नहीं, कुछ नहीं। ये हमारा सी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उनके अंदर थोड़ा गहराई से घुसना पड़ता है, तब जाकर हमारे सारे निष्कर्ष सम्मुख निकल कर आते हैं। जो लोग इन क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे इतने बड़े ऑप्शन, तो फिर आप उसमें प्रयास ही नहीं करोगे ना। और जब प्रयास करोगे, जब उस चीज को देखोगे, तब तो समझोगे कि आदमी क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। कोई एक बहुत भारी भरकम आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपको भैया इससे हम नहीं लड़ेंगे, तो इतना भारी भरकम है, और हो सकता है कि उसे आप थोड़ा सा धक्का मारो तो वो गिर पड़े और उसके बाद दोबारा खड़ी ना हो पाए, तो आप पहले ही डरपोक घोषित हो गए। लेकिन आपने थोड़ा सा प्रयास किया तो आपने समझा यार ये तो बड़ी आसानी से निपट गया मामला। तो ये वही सब भारी भरकम आदमी है जो ये क्वेश्चन इस तरीके के आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में।